नमस्ते। आज हमारा इस वीडियो में टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक सिंगल चार्ज पार्टिकल का बिहेवियर आप पढ़ चुके हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, वो किस तरह से मूव करता है। तो इस वीडियो के अंदर हम अब अपनी समझ को और बढ़ाते हैं और अब हम डाइपोल का बिहेवियर पढ़ते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा होगा। साथ में एक और क्वेश्चन है जिसको अभी तक मैंने आंसर नहीं किया है। आपने फर्स्ट वीडियो के अंदर ही ये देखा होगा, मैंने कहा था कि अगर हम किसी ग्लास रोड को या प्लास्टिक रोड को किसी भी चीज से रब करें, जैसे ग्लास रोड को हमने सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया था, ठीक है, और आप उसको कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएं, तो आपने ये देखा कि ये कागज के छोटे छोटे टुकड़े ये उड़ के इस ग्लास रोड के पास चले जाते हैं और इससे जाके चिपकते हैं, ठीक है। तो वहां पे हमने कहा था कि इस ग्लास रोड में कुछ प्रॉपर्टी आ जाएगी जिसका नाम हमने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी रखा। उसके बाद ऐसा हुआ तो वहां पे हमने इसकी प्रॉपर्टी की बात करी थी कि इसके अंदर कुछ हो गया जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट हो गई। साथ में हमने ये कहा था कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट एंड लाइक चार्ज रिपेल, ये भी कह दिया था, ठीक है। बट आपने अब तक ये नहीं सोचा या आपने ये पूछा नहीं होगा अब तक कि ये कागज के टुकड़े तो क्या थे, ये इंसुलेटर भी थे, ठीक, इनके ऊपर कुछ चार्ज भी नहीं था, पर ये इस ग्लास रोड की तरफ अट्रैक्ट कैसे हो गए, क्या वजह है, ठीक है। ये अट्रैक्ट हुए, ये तो दिखाई दे गया और हमने रीजन दे दिया कि ये है, बट इनके साथ क्या हुआ, ये इसकी तरफ क्यों गए, इस बात को समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो के लास्ट में आपको ये समझ आ जाएगा कि ये कागज के टुकड़े इस रॉड की तरफ अट्रैक्ट क्यों हुए। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। अब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी क्लासिफिकेशन हम कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह का है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस बात की समझ आपको आ गई होगी कि जो आपने फील्ड लाइंस का टॉपिक पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, वहां पे हमने इनको क्लियर कर दिया कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड्स कैसे हैं। तो पहले हम यूनिफॉर्म फील्ड का ही डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए क्या है, हमारे पास एक यूनिफॉर्म फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये यूनिफॉर्म फील्ड रिप्रेजेंटेशन है एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने क्या किया, हमने एक डाइपोल को रख दिया, ये नेगेटिव चार्ज, दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज, ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया बी, ये डाइपोल का सेंटर है, इट इज ओ, और इस पूरे की लेंथ जो है दैट इज 2L। क्लियर। तो हमने क्या किया, जब इस डाइपोल को यहां पे रखा तो आप ध्यान से देखिए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो इसके ऊपर फोर्स क्या होगी, QE, और यहां पे भी फोर्स क्या होगी, दैट विल बी QE। क्लियर। तो यहां पे इस डाइपोल के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएगा। ये फील्ड यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे जो नेट सम ऑफ फोर्स आएगा आपके पास दैट विल बी 0। इसका मतलब क्या है कि ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, ठीक है। मतलब क्या कि अगर ये रेस्ट पे था तो रेस्ट पे पड़ा रहेगा और चल रहा है तो चलता ही रहेगा। तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि ये रेस्ट पे है तो ये इसी स्टेटस पे रहेगा, ये ट्रांसलेटरी मोशन शो नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा, अब आप यहाँ पे देखें कि ये दो फोर्सेस जो हैं, इन दोनों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है, वो सेम नहीं है। और अगर ये डाइपोल सिस्टम फ्री है तो क्या होगा, ये फोर्स और ये फोर्स
आपको +1 से अगर याद आ रहा हो तो ये दो इक्वल और अपोजिट फोर्स हैं, ये दोनों मिलके क्या प्रोड्यूस करेंगे, दे प्रोड्यूस कपल। यहाँ पे कपल प्रोड्यूस होगा, दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लग रही हैं, या आप कहें कि टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों फोर्सेस अपना अपना क्या करेंगी, टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी, दे विल प्रोड्यूस द टॉर्क, ठीक है। तो कई बुक्स के अंदर और कई लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं कि कपल और टॉर्क एक ही टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो टॉर्क और कपल के अंदर डिफरेंस है, ठीक है। आप कपल की बात करेंगे, ठीक है, वो भी टर्निंग इफेक्ट है, टॉर्क की बात करेंगे वो भी टर्निंग इफेक्ट है, बट टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स, एक फोर्स की बात हो रही है। जबकि कपल है, ये एक सिचुएशन है, ठीक है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, दो फोर्सेस, कपल का मतलब पेयर, ठीक। तो आप कपल से सॉल्व करना चाहें या टॉर्क से सॉल्व करना चाहें तो इसके बारे में क्लियर रहे। तो मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है, दोनों से ही कर देता हूँ मैं, यहाँ पे सिर्फ उसको लिखने के तरीके में फर्क है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और ये जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट में, दैट एंगल इज थीटा, ठीक है। तो ये इसका सेंट्रल पॉइंट है ओ। तो इस फोर्स का टॉर्क, इस QE फोर्स का टॉर्क इसके अबाउट क्या होगा, तो जो टॉर्क होता है, टॉर्क क्या है, इट इज इक्वल टू फोर्स into perpendicular distance from axis of rotation, तो हम यहाँ पे रोटेशन O के अबाउट काउंट कर रहे हैं। तो इस फोर्स का इस O से परपेंडिकुलर सेपरेशन क्या है, ये परपेंडिकुलर सेपरेशन है, ठीक है। इसी तरह से इस फोर्स का इस पॉइंट P से जो परपेंडिकुलर सेपरेशन है, ठीक है, इससे ये परपेंडिकुलर सेपरेशन है। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे इस पार्ट को निकालना है, तो वो हमारे को क्या करेगा, इस फोर्स की टॉर्क बताएगा, और अगर हम ये निकाल लेंगे तो ये हमारे इस फोर्स की टॉर्क बताएगा। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि जो सम ऑफ टॉर्क्स वो जीरो नहीं है, सम ऑफ फोर्स तो जीरो था, सम ऑफ टॉर्क्स जीरो नहीं है। और आप ये देखिए कि ये फोर्स, ठीक, इस पॉइंट के बाद आपने रोटेशन निकालनी है, तो टॉर्क का अगर हम वेक्टर फॉर्म देखें, टॉ इज इक्वल टू R क्रॉस F, तो O पॉइंट के अबाउट, O से F की तरफ अगर आप एक R ड्रॉ करें तो ऐसे इमेजिन करें, ये R की डायरेक्शन है, तो आप R क्रॉस F करेंगे तो ये जो रोटेशन है दैट इज क्लॉकवाइज रोटेशन, इस तरह की सेंस ऑफ रोटेशन, ये इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेट होगा। इसी तरह से अगर आप इस फोर्स के लिए बात करेंगे, ये रोटेशन सेंस ऐसे बनेगी, ये भी जो टॉर्क है इसकी जो रोटेशन है दैट इज क्लॉकवाइज, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ जो टोटल टॉर्क है, नेट टॉर्क, अब हम वर्ड बोलेंगे नेट टॉर्क, दैट इज एक्टिंग ऑन द डायपोल, दैट इज दिस टॉर्क प्रोड्यूस ड्यू टू दिस फोर्स। तो इसको चाहे आप F प्लस लिख लें, इसको लिख लें F माइनस, ऐसे लिख लें, या सीधा QE भी लिख सकते हैं। सो दैट F प्लस इंटू दिस डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस कितना होगा, ये तो आपने एंगल थीटा डिफाइन कर लिया। ये वाला जो OB गैप है, ये गैप कौन सा है, L, तो ये आपके पास ये वाला जो गैप आएगा दैट इज L साइन थीटा, सो दैट इज L साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह से ये वाला जो F नेगेटिव, इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है, ठीक, तो ये वाला जो गैप है O से लेके यहां तक, ये गैप भी क्या आएगा, L साइन थीटा। F प्लस का मैग्नीट्यूड क्या है, दैट इज QE L साइन थीटा प्लस QE L साइन थीटा। तो मैंने यहाँ पे प्लस इसलिए लिया क्योंकि दोनों की जो टॉर्क की सेंस ऑफ रोटेशन है वो क्या है, सेम है। दोनों की जो टॉर्क की रोटेशन है, ठीक है, डायरेक्शन है वो क्या है, क्लॉकवाइज है, मतलब अवे फ्रॉम यू। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, नेट
टॉर्क आ गया। सो दैट इज इक्वल टू 2 QEL sin थीटा। ठीक है, तो इसी तरह से अब ये मैंने टॉर्क का कॉन्सेप्ट लगाया। अगर मैं कहता कपल, ठीक है, अगर मैं कहता कपल, द कपल इज फोर्स, एनी वन फोर्स, एनी फोर्स, दोनों फोर्स में से कोई एक फोर्स इनटू आर्म ऑफ द कपल, आर्म ऑफ द कपल। अब आर्म ऑफ द कपल क्या चीज है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, बिटवीन द फोर्सेस। तो अगर आप ये कहना चाहें ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स क्या है? QE, और इन दोनों फोर्सेस के बीच में, इस QE और इस QE के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाला B से लेके ये पॉइंट C। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो BC है वो इस L sin थीटा और इस L sin थीटा का सम ही तो है। तो अगर आप BC लिखेंगे दैट इज 2L sin थीटा, सो दैट इज 2L sin थीटा। तो देखिए एक ही चीज आई है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको इसलिए कहा है कि कोई लिखता यहाँ पे टॉर्क है, फिर यहाँ आर्म ऑफ कपल लिख देता है, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस लिख देता है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस लिखना तो इधर कपल लिखिए, ठीक है। हाँ, आप कपल को नेट टॉर्क की तरह लिख सकते हैं, ठीक। तो मैंने दोनों ही तरीकों से आपको बता दिया है, ठीक है, कि नेट टॉर्क और ये। बट फिजिकली अब हम इस सिचुएशन को देखते हैं। ये तो टर्निंग इफेक्ट आ गया। इसका मतलब क्या है? दैट अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड विल ट्राई टू अलाइन द डाइपोल मोमेंट in its own direction, तो ये घुमाएगा, घुमा के करेगा क्या? ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर लगा हुआ है, ये इस इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट को अपनी डायरेक्शन में अलाइन कराने की कोशिश करेगा। ये इधर ले जाएगा इसको, ठीक है, अपने अलोंग अलाइन करवा लेगा। क्लियर? अब इस फॉर्मूले को देखिए, टो को हम ऐसे लिख सकते हैं 2Q into L, that we have defined earlier as the magnitude of the electrical dipole moment E sin थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, दैट इज टो इज इक्वल टू P क्रॉस E, तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो इस टो इज इक्वल टू P क्रॉस E को थोड़ा समझिए। ये एक प्लेन है, इस प्लेन के अंदर ये आपके पास P है, ठीक है, और ये जो आपके पास है दैट इज E। तो P क्रॉस E का मतलब क्या है? P से E की तरफ रोटेशन इज फ्रॉम P टू E, राइट हैंड क्रॉस रूल, A क्रॉस B, वेक्टर्स याद करिए, P क्रॉस E, P से E की तरफ रोटेशन देंगे तो आपके पास यहां पे ये जो डायरेक्शन आएगी, इस डायरेक्शन में क्या एक्ट कर रहा है? टॉर्क। ये तो इसका मतलब क्या है? जो ये टो है, इट इज परपेंडिकुलर टू P एंड E, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग P एंड E। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर हम किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर जो नेट सम ऑफ फोर्स है वो 0 है, बट नेट सम ऑफ टॉर्क्स 0 नहीं है। तो क्या होगा? एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, और वो टर्निंग इफेक्ट क्या कोशिश करेगा? डाइपोल मोमेंट को अपनी डायरेक्शन के अलोंग अलाइन कराने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन का हम थोड़ा सा और एनालिसिस कर लेते हैं। तो टो का मैग्नीट्यूड लिखते हैं PE sin थीटा। ठीक है, तो थीटा
थीटा की अलग अलग सिचुएशंस, थीटा 0 डिग्री, थीटा 180 डिग्री। पहले केसेस देखते हैं। अगर साइन 0 है, साइन 0 है, साइन 0 का मतलब क्या है, E और P दोनों सेम डायरेक्शन में है, टॉ क्या है 0, जो नेट टॉर्क है वो 0 है, ठीक है। और अगर E और P अपोजिट डायरेक्शन में है तो एंगल 180 डिग्री है, नेट टॉर्क अब भी 0 है। क्लियर। तो ये नेट टॉर्क 0 आ गया, यहां पे भी नेट टॉर्क 0 आ गया। इस सिचुएशन को, जब नेट टॉर्क 0 है, इस सिचुएशन को हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये वाली जो सिचुएशन है दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इसको स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों कह रहे हैं? ठीक है, क्योंकि नेट सम ऑफ फोर्स तो 0 हो चुका है, ठीक है, और अब नेट टॉर्क भी क्या आ गया 0, तो इट इज इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। हेयर इट इज आल्सो इन इक्विलिब्रियम, बट दिस इज स्टेबल, दिस इज अनस्टेबल। समझिए इस चीज को। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डायपोल मोमेंट है, अनस्टेबल की बात कर रहे हैं। तो सपोज आपने डायपोल को इस पोजीशन से हल्का सा भी डिस्टर्ब कर दिया, हल्का सा डिस्टर्ब करके आप इसको छोड़ दें, ये घूम के E की डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक। और वहीं अगर आपके पास E इधर है और डायपोल इसी के अलोंग पड़ा है, तो अगर आप डायपोल को हल्का सा डिस्टर्ब करके छोड़ देंगे तो ये ऑसिलेट करके फाइनली किसके अलोंग आ जाएगा? E के अलोंग आ जाएगा। मतलब इट ट्राइज टू स्टे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ E। क्लियर। सो क्योंकि ये इसकी सबसे स्टेबल सिचुएशन है, इसको हम थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट से रिलेट करके, क्योंकि इस सिचुएशन की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो लीस्ट होती है, ठीक है। इसकी जो एनर्जी है वो लीस्ट है, इसलिए डायपोल हमेशा इसी स्टेट में रहने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो उसको डिटेल में बाद में करेंगे। अभी थीटा अगर 90 डिग्री हो, थीटा 90 डिग्री हो, तो टो क्या होगा? मैक्सिमम, एंड दैट इज इक्वल टू P इंटू E, ठीक है। तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। क्लियर। अब जैसे मैंने यहां पे कहा कि अगर मैं डायपोल को इस तरह से, मैंने डायपोल को इस तरह से रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और डायपोल हमेशा इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रहने की कोशिश करेगा, और अगर मैं इसको हल्का सा डिस्टर्ब करके छोड़ दूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या करना शुरू कर देगा? ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो अब ये जब ऑसिलेट करेगा तो अब हम इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालते हैं, ठीक है। तो डायग्राम ये बना रहा हूं। सो दिस इज E and say this is P, this is the dipole moment, ठीक है। तो आपने क्या किया? डायपोल तो इस E के अलोंग ही पड़ा होगा, डायपोल मोमेंट इधर होगी, तो मैंने डायपोल को डिस्टर्ब कर दिया थ्रू एंगल थीटा, ठीक है। तो अब आप थीटा की भी सिचुएशन देखिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये थीटा है, तो जो सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ थीटा है दैट इज व्हाट? क्लॉकवाइज। सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ थीटा मैंने क्या कह दिया? क्लॉकवाइज, ठीक है। सो दिस इज थीटा, बट व्हाट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डूइंग? इट इज प्रोड्यूसिंग एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कोशिश करेगा कि डायपोल इसकी डायरेक्शन के अलोंग जाए, ठीक है, बट मैंने इसको इसके अगेंस्ट ले आया, ठीक है। तो क्या होगा यहां पे? हमको पता है कि जो टॉर्क है, टॉर्क इज PE साइन थीटा, ठीक है। साथ में मैं मान रहा हूं दैट थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा को मैं बहुत ही स्मॉल मान रहा हूं, थीटा बहुत स्मॉल है। तो अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो आई कैन राइट PE थीटा। सो इफ द थीटा इज स्मॉल, सो साइन थीटा इज थीटा, हम ऐसा लिख सकते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए कि जो E का टॉर्क है, E का टॉर्क वो इधर है और थीटा इधर है, ठीक है। तो इसका मतलब थीटा और टॉ में जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो हमको यहाँ पे नेगेटिव साइन पुट करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ दिस टॉ इज I अल्फा,
आई क्या चीज है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डायपोल अरेंजमेंट। तो डायपोल ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। इसकी डायपोल, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हम बात करेंगे। तो ये P है, तो इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। सपोज ये मास m है, ये मास से m ही है, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि ये m2 है, ये m1 है, और हमने ये कहा कि ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या कर रहा है? ऑसिलेट करेगा, इसके अबाउट ये रोटेट करने के लिए फ्री है, ठीक है। तो उस केस के अंदर ये डिस्टेंस L, ये L, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? m1 L स्क्वायर प्लस m2 L स्क्वायर, सो दिस इज m1 प्लस m2 इंटू L स्क्वायर। तो ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। सपोज ये जो रॉड है इसका भी अगर मास दिया होता, ठीक है, तो हम इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर काउंट करते, एंड दैट विल बी ml स्क्वायर बाय 12, ठीक है। बट वो एक अलग सिचुएशन हो जाएगी, फिलहाल अभी हम इसी को ही कंसिडर कर रहे हैं। अल्फा क्या चीज है? व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन +1 से ही है सभी कुछ, सो दैट इज माइनस PE थीटा। तो I अल्फा d स्क्वायर थीटा बाय dt स्क्वायर, अल्फा को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस PE थीटा, या हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख दें d स्क्वायर थीटा बाय dt स्क्वायर प्लस PE बाय I इंटू थीटा। अब ध्यान से इस इक्वेशन को देखिए, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो दिस इज सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। कैसे? आप थीटा की जगह x लिखिए, d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो थीटा की जगह हमने x, या x की जगह थीटा, तो ये जो हमारे पास आ रहा है PE बाय I, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो ये जो ओमेगा है दैट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू PE बाय I, और यहां से आप ओमेगा लिखिए, ओमेगा इज अंडर द रूट PE बाय I, और ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय T। तो यहां से क्लियरली हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ रहा है, दैट इज 2 पाई अंडर द रूट I बाय PE। ये देखिए, तो ये वो टाइम पीरियड है। अगर आप इस डायपोल को हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो ये इस E के अबाउट इतने टाइम पीरियड से ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। अगर मास इज गिवन है तो आप I की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एंड यू विल गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट। तो मैंने अभी आपको यहाँ पे जो एनालिसिस दिया वो इस सिचुएशन के करस्पॉन्डिंग दिया कि हमने जो डायपोल को रखा है वो किस में रखा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, उसके करस्पॉन्डिंग ये सब एनालिसिस हमने किया। अब अगली सिचुएशन देखिए कि हम इस डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा? सो डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो सपोज हमारे पास ये एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो फील्ड लाइंस हैं इनके बीच में जो गैप है दैट इज नॉट सेम, और यहाँ पे हमारे पास एक डायपोल पड़ा है, ये डायपोल है। सपोज ये -q है और ये +q है, ठीक है। तो आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पे इस रीजन के अंदर लाइंस दूर दूर हैं, तो यहाँ पे फील्ड रिलेटिवली वीकर होगा बजाय यहाँ के, क्योंकि यहाँ लाइंस पास पास हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर फोर्स इधर करके कहीं लगेगी, सो दैट इज यू कैन से F', और इसके ऊपर फोर्स इधर करके कहीं लगेगी एंड यू कैन से दिस इज F', एंड दिस F'' इज लेस देन F',
क्योंकि यहाँ फील्ड स्ट्रांग है तो इसके ऊपर जो फोर्स है वो ज़्यादा लगेगी। तो जो सबसे पहला रिजल्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट द नेट सम ऑफ फोर्स is not equal to 0. This was 0 in uniform field, but here it is not 0. Clear? तो ये जो सबसे पहली बात है ये हमें यहाँ से समझ आ गई कि ये जो नेट सम ऑफ फोर्स है वो 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये डायपोल यहाँ पे क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर कुछ टर्निंग इफेक्ट भी आएगा क्योंकि यहाँ पे नेट टॉर्क भी 0 नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये घूमेगा भी और ट्रांसलेट भी करेगा। तो हम इसका एक सिंपल सा केस ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका बेसिकली सिलेबस में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, बट इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं ताकि हमारे को कुछ सिचुएशंस हैंडल करने में आसानी हो। ठीक है, तो हम एक पर्टिकुलर केस ले रहे हैं जहाँ पे जो फील्ड है, वो हमारा जो फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है। ये पहली सिचुएशन। सो दिस इज केस 1। केस 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और E इंक्रीजिंग है। ये इंक्रीजिंग के लिए मैंने एरो बना दिया कि इधर से लेफ्ट से राइट जाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका से मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। इसकी डायरेक्शन फिक्स कर दी, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, तो इसका मतलब E जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। और इस नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर मैंने एक डायपोल को रख दिया और डायपोल का नेगेटिव चार्ज इधर है, पॉजिटिव चार्ज इधर है। ठीक है, तो अब आप यहां से साफ देख सकते हैं कि लेफ्ट से राइट जाते हुए फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगी। लेट दिस फोर्स इज F1, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगी क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, बट लेफ्ट से राइट जाते हुए मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, तो इसके ऊपर जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। सो F2 इज ग्रेटर देन F1। तो जो इस डायपोल के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगी दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ E। सो दिस F नेट। ठीक है, तो यहां पे आप देखें कि यहां पे जो टॉर्क है वो तो 0 है, बट जो नेट सम ऑफ फोर्स है वो 0 नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिचुएशन आ गई। हेयर फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड। ठीक, केस 2 देखिए, यहां पे हमने क्या किया, इस डायरेक्शन में E इंक्रीज हो रहा है, E is increasing in this direction, और हमने एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रख लिया और नेगेटिव, ये मतलब डायपोल इस तरह से रखा है। तो अब आप यहाँ देखिए, इस केस में तो डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में थी, इस केस में जो डायपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट है। यहाँ पे देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी इधर से, दिस इज F1। इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी और इसका मैग्नीट्यूड F1 से ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे फील्ड यहाँ के कंपैरिजन में कम है, मतलब यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, इसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगी। तो जो हमारे पास जो नेट फोर्स आएगी दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ E। सो दिस इज F नेट आएगी राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि डायपोल के साथ क्या होगा। इसके 2 केस और बना लीजिए, हैं तो ऐसे ही, उसको थोड़ा समझने के लिए हम सिचुएशन बना लेते हैं। से केस 3, तो इसके अंदर क्या है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड राइट से लेफ्ट लग रहा है और E इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिचुएशन इन जैसी ही है, बट सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का फर्क है। बात यही है, बस मेरे लिखने का तरीका अलग है, क्योंकि हमने शुरू में कहा था कि हमें इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करना है कि कागज के छोटे छोटे टुकड़े ग्लास रोड की तरफ या जो एबोनाइट रोड है या प्लास्टिक रोड है उसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं। उसके लिए समझ इससे भी सकते हैं, तो मैं एक सिंपली एक अलग नहीं बना रहा, रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो E है वो राइट से लेफ्ट की तरफ इंक्रीजिंग है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया
और ये नेगेटिव, मतलब ये डायपोल रख दिया। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है। तो इधर से इधर फील्ड इंक्रीजिंग है, क्लियर। तो ये नेगेटिव है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी इधर F1 और इसके ऊपर फोर्स लगेगी F2 और ये F2 F1 से बड़ी होगी। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो इधर ही आएगी। सो दिस इज नेट फोर्स डायपोल मोमेंट और इंक्रीजिंग E। तो ये यही बात ही है, सिर्फ लिखने का तरीके का फर्क है, ठीक है। केस 4 के अंदर मैं क्या कह रहा हूं, E इस डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा है, लेफ्ट से राइट जाते हुए E डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। तो ये नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट, और यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स लगेगी इधर। बट क्योंकि E डिक्रीजिंग है इधर से इधर, तो F1 जो है वो F2 से बड़ा होगा, नेट फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो इधर होगी, F नेट जो है वो इधर होगा। तो डायपोल मोमेंट इधर है, ठीक है, बट जो F नेट है वो E की डायरेक्शन से क्या है, अपोजिट है, ठीक। अब इसी केस को यूज करके, इन दोनों केसेस को यूज करके हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि अट्रैक्शन क्यों हुआ था, ठीक है। तो सपोज ये एबोनाइट रोड है, ये क्या है, एबोनाइट रोड। अब एबोनाइट रोड के ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव। एबोनाइट रोड के ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी, ठीक, इस रॉड की वजह से वो इस रॉड की तरफ होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस रॉड की तरफ होगी, ठीक है। और जो फील्ड की डायरेक्शन इस रॉड की तरफ होगी, तो मतलब यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्गर है और इस तरफ यहाँ पे फील्ड वीकर है और यहाँ पे फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। तो E की डायरेक्शन रॉड की तरफ है, यहाँ वीकर है और यहाँ फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने कागज का एक टुकड़ा यहाँ पास रखा। तो कागज के टुकड़े को मैं बड़ा बना के दिखा रहा हूँ, ये कागज का टुकड़ा है, ठीक है। छोटे छोटे हैं पर मैं यहाँ बड़ा बना के दिखा रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ ज्योमेट्री। अब क्या होगा, जैसे ही इस कागज के एटम्स इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएंगे, इसके इन्फ्लुएंस में आएंगे, तो उस कागज के जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं उनके सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस तरफ नेगेटिव चार्ज। तो आप समझिए कि जो डायपोल मोमेंट है वो इंक्रीजिंग E की डायरेक्शन में है। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन यहाँ पे कहाँ जा रही है, ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, ठीक है। और इस डायरेक्शन के अंदर E क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो डायपोल मोमेंट को क्या रखा है, इंक्रीजिंग E की डायरेक्शन में रखा है। तो ये देखो E है, इस डायरेक्शन में E इंक्रीज हो रहा है, डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो E के अलोंग है, तो जो नेट फोर्स है वो E की डायरेक्शन में होगी। तो इस कागज के टुकड़े के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगी वो इधर लगेगी, मतलब इस रॉड की तरफ लगेगी, और इसका ये वाला हिस्सा पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट होंगे, तो ये इसके पास अट्रैक्ट होगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ग्लास रोड की सिचुएशन थी, ग्लास रोड के लिए भी करके देख लेते हैं। ये ग्लास रोड है, ग्लास रोड का चार्ज क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्गर है, यहाँ पे फील्ड क्या है, वीकर है, ठीक है। तो इससे इस डायरेक्शन की तरफ जो फील्ड है वो घट रहा है, फील्ड इज डिक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, क्लियर। अब कागज के टुकड़े को मैं इसके पास लेके आया, ठीक है। तो कागज के टुकड़े को इसके पास लेके आया, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट जनरेट होगी अंदर, ठीक है। इसको इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट भी कहते हैं, इसको डिटेल में हम आगे कैपेसिटेंस के सेक्शन में पढ़ेंगे। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज,
ठीक है। तो अब आप यहां पे देखिए, तो इस डायरेक्शन में फील्ड वीक है, ठीक है, और जो डायपोल मोमेंट है वो ई की डायरेक्शन में है। ये जो डायपोल मोमेंट है वो ई की डायरेक्शन में है। तो ये देखिए डायपोल मोमेंट ई की डायरेक्शन में है, ठीक है, बट जो फोर्स है वो ई या डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन से क्या है, अपोजिट। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये इसकी तरफ उड़ के चला जाएगा, इसकी तरफ जाके चिपकेगा, ठीक है। तो ये वो असली रीजन है जिसकी वजह से जो स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर है, क्लियर, वो इनकी तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। बिकॉज the charge rods, electrified rods, have electric field around them, and these electric fields induces dipole in these dielectric substances. इन सब्सटेंसेस के अंदर ये इंसुलेटर्स हैं, डाइलेक्ट्रिक्स आर काइंड ऑफ इंसुलेटर्स, इनके अंदर डायपोल मोमेंट्स जनरेट कर देंगे। और ये जो डायपोल्स हैं ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर पड़े हैं, और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में पड़े होने की वजह से इनके ऊपर एक नेट फोर्स लगेगी, और वो जो नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगी उस डायरेक्शन में ये स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर जाते हुए दिखाई देंगे।